हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आप सभी का एग्जाम टाइम टेबल अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी परीक्षाएं फरवरी लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय समय पर लेते आते रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और वीडियो में जानते हैं कि जो हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो होती है, चांसेस जो है सबसे से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि भाई सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अब अपरिमेय सिद्ध करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा हम पहले बेसिक डिटेल की बात कर लें कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है। सो परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे आप p बटे q के रूप में दर्शा सके। क्या दोस्तों? ऐसी संख्या जिसे आप p बटे q के रूप में दर्शा सके जहां पर p और q, क्या दोस्तों, जहां पर p और q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है, ये कंडीशन होती है, तो हम कहते हैं कि भाई वो जो भिन्न है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या होना चाहिए? p बटे q के रूप में होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। या 1 बटे 2 लिखें तो भी ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप यहां लिखते हैं 2 बटे 0, है ना, 2/0 लिखते हैं, तो भाई ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने क्या बात कही थी कि भाई p बटे q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई यहां देखिए ये शून्य है और क्या कहा गया है? q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो है हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य प्रश्न की ओर। हमारा मेन क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप पूरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सके, पूरे मार्क्स आपको मिले, सो इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। सो आइए शुरू करते हैं हमारे सवाल को। फ्रेंड्स, क्या करना है? रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब इसके लिए सबसे पहली जो प्रोसेस है उसको आपको क्या करना है? आपको यहां पर मान लेना है। क्या मानना है? तो आपको यहां लिखना है माना कि, ठीक है, अब ये अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने से पहले आपको उसको परिमेय मानना होगा। तो माना कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो हमने क्या कहा? परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q के रूप में लिखी जाती है। तो मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? रूट 5 को p अपॉन q के इक्वल में लिख सकते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या मान दी गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस q का पक्षांतर करेंगे। अब q जो कि यहाँ पर p को भाग दे रहा है, तो q का पक्षांतर करने पर ये रूट 5 के गुणा में आ जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा रूट 5q इज इक्वल टू p। ठीक है, इस प्रकार से ये कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है? अगले स्टेप में दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। और कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर? वर्ग करने पर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब भाई जब हम वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब भाई क्या होगा? इस 5 को हम पक्षांतर करेंगे। 5 जो कि q स्क्वायर का गुणांक है ना। अब जब 5 का पक्षांतर होगा तो गुणा वाला अंक जो है पक्षांतर होकर भाग में चला जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 5, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 जो है पी स्क्वायर के भाग में हो गया, है ना दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, इसको भाग दे रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है मतलब भाग जाता है ना। तो पी स्क्वायर में 5 से भाग जाता है। अब दोस्तों पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए पी भी, है ना, क्या दोस्तों, पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना दोस्तों। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो इस प्रकार से ये लिख देना है, ठीक है, ये लिख दिया। अब भाई हमने देख लिया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यहां पर एक बार और लिखना होगा, माना कि P इज इक्वल्स टू 5C। अब भाई क्या करना है आपको, P इज इक्वल्स टू 5C। अब यहां पर आप कोई भी चर ले सकते हैं, A B C कुछ भी ले लें P Q को छोड़कर, क्योंकि हम यहाँ पूर्णांक के तौर पर P और Q को ऑलरेडी ले चुके हैं। तो भाई क्या करना है आपको, P इज इक्वल टू 5C, नंबर वही रहेगा जो रूट के अंदर होगा, ठीक है, रूट के अंदर 5 है इसलिए 5 लेना है, तो P इज इक्वल टू 5C ले लिया। अब भाई यहां पर जो समीकरण था क्या था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब हमने यहाँ क्या माना है कि भाई P इज इक्वल टू 5C है, तो भाई आप क्या करेंगे, P की प्लेस पर 5C लिखेंगे, और P का स्क्वायर हो रहा था तो हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में 5 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और C का स्क्वायर करते हैं तो C स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया है। अब ये 5 इस 25 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये 5 से 25 को डिवाइड कर दिया, सो डिवाइड करने पर आपके सामने बचा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C स्क्वायर, है ना। तो हमने ये भाग देकर हमको ये मिल गया है। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, इस 5 को पक्षांतर करें, है ना, क्या करेंगे, 5 को पक्षांतर करेंगे जो कि C स्क्वायर का गुणांक है ना, गुणा में है ना। तो क्या होगा, जब गुणा की संख्या पक्षांतर होगी तो दूसरी तरफ जाकर भाग होगी, है ना, तो वो इस तरफ भाग देगी, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के भाग में आ जाएगा। यहां पर क्या बचा, C स्क्वायर बचा। अब आप यहां देख रहे हैं कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो फिर से आप लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्यू भी, क्या दोस्तों, क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो क्यू भी 5 से विभाजित हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस तरफ देखा था हमने कि यहां पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित था और यहां पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहां पर P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हो गए हैं, अतः P तथा Q दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अतः P तथा Q दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है ना, क्योंकि P तथा Q दोनों ही किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है ना। इससे क्या हुआ, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q सह अभाज्य हैं, क्या दोस्तों,
हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि दोनों ही क्या है, सहअभाज्य हैं। और ये विरोधाभास, ये जो कल्पना हुई है, ये हमारी गलती के कारण हुई है ना। तो हम यहां लिखेंगे अतः यह गलत कल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण अवधारणा के कारण हुई, है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये अवधारणा जो हमने मानी थी हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। इसलिए दोस्तों हम यहां लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय, क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, √5 को पहले परिमेय मानना है और परिमेय मानकर आपको इस प्रकार से थ्योरी लिखते हुए आपको उसको अपरिमेय सिद्ध कर देना है। दोस्तों अब इस √5 की जगह आपसे √2, √3 या √5 कोई सी भी संख्या पूछी जाए, आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, संख्या बदलनी है। आपको पूरा इसी पैटर्न से आपको पूरा सवाल हल करना है और इसी प्रकार से आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों √5 को अपरिमेय सिद्ध करने वाली। अब इसकी जगह आप चाहे तो √2 लिख लें, चाहे तो आप √3 लिख लें, आपको करना सेम तरीके से है ना, सेम पैटर्न से ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा होती है। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें आपको क्या करना है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, जो कि आपके पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, आपको पिछले सवाल की तरह नहीं करना है और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में आता है। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझ लें और हम आपको इस वीडियो में इस सवाल को इतने शानदार तरीके से बता देंगे कि इसको देखने के बाद फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको एग्जाम में 100% पूरे मार्क्स इसको देखने के बाद जरूर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे परिमेय संख्या मान लेना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए माना कि, क्या दोस्तों, माना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या दोस्तों, परिमेय संख्या, इसको लिख देना है। अब जैसा कि हमने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई आप इसे क्या करें, P/Q के इक्वल में लिख दें, है ना। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, इसलिए हमने इसके बराबर में P/Q लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप रूट वाले नंबर को उस तरफ ट्रांसफर कर दें। सो 5 अपनी जगह पर रहेगा, P/Q इस तरफ आ जाएगा, तो P/Q इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और जो -√3 था वो उस तरफ जाकर √3 बन जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर देना है और बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, रूट वाले नंबर को एक तरफ कर लेना है और बाकी सारे जो नंबर चर हैं आपको दूसरी तरफ कर लेना है। ठीक है, आपने इस तरह से व्यवस्थित कर लिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो Q को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5Q - P/Q इज इक्वल्स टू √3 हो गया। बस भैया, अब इसके बाद आती है थोड़ी सी थ्योरी। क्या होगी थ्योरी, आइए लिखते हैं। तो भाई लिखेंगे चूंकि, ठीक है, शुरुआत कैसी करनी है, चूंकि के साथ शुरू करनी है कि भाई चूंकि P तथा Q क्या है,
पूर्णांक है। जैसा कि हमने बताया है परिमेय संख्या में क्या होता है, p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो p तथा q क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। इसलिए 5q माइनस p अपॉन q परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। इसलिए अब जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में जो भी लिखा होगा वो भी परिमेय कहलाएगा। तो परिमेय संख्या के बराबर में तो भैया √3 लिखा हुआ है, इसलिए परिमेय संख्या के बराबर में लिखी हुई चीज भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 5q माइनस p अपॉन q परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 हुआ, √3 हुआ या √5 हुआ, ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हुआ भाई, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, मतलब विपरीत प्राप्त हुआ, है ना, कि भाई ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। तो ये विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। और ये विरोधाभास, ठीक है, ये विरोधाभास दोस्तों हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है ना। अतः यह विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास, कि भाई इसको परिमेय संख्या मान लेना, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो विरोधाभास हमें मिला है वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष मतलब परिणाम निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से आपको ये वाला सवाल और भी आसान तरीके से कर लेना है, और ये जो है पिछले सवाल से और भी आसान सवाल है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आसानी से इसमें आप पूरे मार्क्स लेके आ पाएंगे। ठीक है, अब अगर इस तरह से आपको और भी कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए 3 + 2 √5 आपको ये सिद्ध करना है, या 7 √5, है ना, ये इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले, तो भाई इस तरह की संख्याओं को भी आप आसानी से इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि भाई हमारा लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाई 7 √5 को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो इन सवालों में से आपसे एक ना एक सवाल आपसे 100% आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सवालों की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं, वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं आप हमें वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।